नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में हस्तक्षेप करने का कारण क्या था। एक मुग़ल राजा होते हैं जिनका नाम होता है फ़र्रुखसियर। मुग़ल राजा मुग़ल राजा मुग़ल राजा जिनका नाम होता है फ़र्रुखसियर। फ़र्रुखसियर इनके द्वारा सुनहरा फरमान दिया जाता है। सुनहरा फरमान दिया था सन 1717 में। कारण ये होता है कि इनको एक चर्म रोग हुआ रहता है, यानी इनको एक बीमारी हुआ रहता है और वो ठीक नहीं होता है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा इनका इलाज किया जाता है, जिसके द्वारा ये खुश हो जाते हैं और ये इन लोगों को चुंगी मुक्त कर देते हैं, यानी कर मुक्त कर देते हैं। कर मुक्त यानी कहते हैं कि अंग्रेज़ जो होंगे, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो कर नहीं देगी और ऐसे व्यापार कर सकती है, जिसका कारण ये होता है कि ये लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका दुरुपयोग करती है, दुरुपयोग करना शुरू कर देती है। इस समय जो बंगाल के नवाब होते हैं जिनका नाम होता है सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब बंगाल के जो नवाब होते हैं नवाब सिराजुद्दौला ये नवाब होते हैं बंगाल के। बंगाल की स्थापना ऐसे होती है, बंगाल के स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक होते हैं जिनका नाम होता है मुर्शिद कुली खां होता है, बंगाल के नवाब। और एक क्या होता है, जब मुग़ल सत्ता कमज़ोर होती है, जब औरंगज़ेब की जब मृत्यु हो जाती है, उसके दौरान मुग़ल सत्ता कमज़ोर पड़ जाती है। उसके 2-3 राज्य टूट जाते हैं, जिसमें पहला होता है बंगाल, अवध और हैदराबाद। तो बंगाल के हो गए मुर्शिद कुली खां और अवध के हो जाते हैं शहादत खां। हैदराबाद के होते हैं निज़ामुल मुल्क, उनका नाम होता है निज़ामुल मुल्क होते हैं। तो ये लोग अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं और उनके मरने के बाद जो उनके ये होते हैं उनके घर के ही होते हैं, यानी सिराजुद्दौला इनके नाती होते हैं। तो ये जब राजा बनते हैं तो इनकी जो मौसी होती है उनको प्रॉब्लम होने लगता है। जो इनकी मौसी होती हैं घसीटी बेगम से इनका झगड़ा चलता है। ये नाराज़ रहती हैं क्योंकि घसीटी बेगम का कहना रहता है कि हमारा लड़का नवाब बनेगा, लेकिन उसको ना बना के बना देते हैं सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला के बाद ख़राब लगती है, फिर सिराजुद्दौला दस्तक को बंद कर देता है। दस्तक को बंद कर देता है। बंद करने का कारण है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है दस्तक का दुरुपयोग करती है, क्योंकि दूसरे लोगों से भी अपना सामान लेते हैं और वो लोग खुद मुनाफा कमा लेते हैं और बाकी वहाँ के जो नवाब हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लोग दुरुपयोग करते हैं चुंगी का, जिसके कारण वो गुस्सा में आ जाता है सिराजुद्दौला और इस चीज़ को बंद कर देता है। और ये चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ख़राब लगता है। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ख़राब लगता है इसको। अब ये लोग दिमाग लगा देते हैं कि कुछ है, अभी गुस्सा हो गए। अब ये लोग सोचते हैं कुछ ऐसा करें कि इनको हटाया जाए। तो एक नंबर हो गया, यानी गुस्सा नंबर 1। एक तो ये हो गए, और अलग से इनकी मौसी अलग से घसीटी बेगम वो भी नाराज़ हैं। ये 2 हो गया, यानी जो उनके मंत्रिमंडल के लोग थे, यानी जो सिराजुद्दौला है इनके जो मंत्रिमंडल के लोग थे, जो यानी इनके घर के लोग थे, वो खुद भी इनसे नाराज़ थे। क्योंकि जो इनका जो बेटा होता है बेटा को ये नवाब बनाना चाहती हैं, जो नहीं बन पाता।
एक तो ये नाराज़ हो गई। फिर उसके बाद वहाँ के जो अमीर लोग हैं वो भी गुस्सा होते थे जो अमीर यहाँ के जो पूंजीपति वर्ग लोग थे, अमीर लोग भी वहाँ के इनसे गुस्सा थे। अमीर लोग भी गुस्सा थे। अब ये लोग मिल के षड्यंत्र बनाएंगे इनके खिलाफ। षड्यंत्र बनाया जाएगा इनके खिलाफ, षड्यंत्र बनाया जाएगा और इस चीज़ में इनको ये फंस जाएंगे। फिर वो लोग क्या करते हैं, कोई दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। अब ये लोग सिराजुद्दौला को उस्काना शुरू करेंगे, यानी उसको उस्काएंगे कि झगड़ा करे, क्योंकि लोग प्लान बना लेते हैं कि अब इसको मारा जाएगा। अब इसको लोग परेशान करेंगे, उस्काएंगे। अब ये सिराजुद्दौला उकसाना शुरू कर देंगे। उस्काना शुरू। अब ये लोग बिना ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे एक क्यों बनाती है बिना अनुमति के, बिना अनुमति के वहाँ पे चारदीवारी का निर्माण करती है, बिना अनुमति। चारदीवारी का निर्माण करती है। अब ये बात सिराजुद्दौला को पता चलता है। सिराजू पता चला। ये जो होते हैं लोग दुर्ग बनाने, नहीं जो वहाँ के जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री का ये लोग किलाबंदी कराने लगते हैं, क्योंकि ये जो बात है ये मना करता है सबको। जैसे वहाँ पे फ्रेंच कंपनी हो गई, पुर्तगाली हो गई, ये लोग जब मना करता है तो लोग खुद भी मान जाते हैं और वो लोग नहीं बनाते। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये लोग अंदर साजिश कर लेते हैं और इसके खुद के घर वाले इनसे नाराज़ रहते हैं, फिर मंत्रिमंडल इनसे नाराज़ होता है और वहाँ के जो पूंजीपति वर्ग लोग होते हैं वो भी इनसे नाराज़ होते हैं, जिसके कारण ये लोग गुट षड्यंत्र अंदर चल रहा है, इसको पता नहीं है। और फिर यहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि इसको उस्काया जाए। उकसाने का कारण ये होता है, उकसाने का एक तरीका मिलता है जिसको कहा जाता है, वहाँ की जो चारदीवारी है, वहाँ जो फैक्ट्री है, इसको किलाबंदी ये लोग करने लगते हैं, दीवार बनाने लगते हैं, जिसको दीवार कहा जाता है। दीवार का निर्माण करते हैं ये लोग, दीवार का निर्माण करते हैं। फिर सिराजुद्दौला को पता चलता है, अब सिराजुद्दौला आक्रमण कर देगा। आक्रमण कर देगा, आक्रमण करेगा। फिर वहाँ पे एक वो होता है जो ब्लैक होल की घटना जिसको कहा जाता है। ब्लैक होल एक छोटा सा घर होता है, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल का घटना का मतलब है कि वहाँ पे एक घर रहता है, एक छोटा सा घर होता है और उस घर में बहुत सारे लोगों को डाल देता है, जिसमें कुछ ही लोग बचते हैं, बाकी सारे लोग मर जाते हैं। कुछ लोग फुल्टा द्वीप पे भाग जाते हैं और कुछ लोग जो बचते हैं उन लोग उसी में डाल देता है। वो उसमें गर्मी की वजह से वो उसमें मर जाते हैं लोग। फिर इस घटना का जो लेखक है उसका नाम है होलबेल। होलबेल की घटना को लिखता है होलबेल और कहता है कि एक छोटा सा घर था जिसमें हम लोगों को डाल दिया गया था। इतने लोग पड़े कि सारे यानी 30-40 लोग बचे थे और बाकी सारे लोग मर जाते हैं। फिर अब ईस्ट इंडिया कंपनी सो लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर अब कहानी की शुरुआत होती है। अब क्लाइव को बुलाया जाता है। क्लाइव होता है दक्षिण भारत में, यानी फ्रांस में होता है क्लाइव। और एक क्लाइव को लोग फ़ोन करते हैं और लड़ाई करने के लिए तैयार किया जाता है। क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर होता है, गवर्नर को बुलाया जाता है, गवर्नर होता है। फिर इस समय संधि भी हो रही, ब्लैक होल की जब घटना होती है फिर अलीनगर की संधि हुई रहती है। अलीनगर
की संधि। जब अलीनगर की संधि हो जाती है, अंग्रेज अब क्या करते हैं कि बुलाते हैं अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव, यानी कहा जाता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव जो है, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का माना जाता है तो है रॉबर्ट क्लाइव। अगर रॉबर्ट क्लाइव नहीं होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बन पाती। बनने का मतलब है कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। अगर रॉबर्ट क्लाइव नहीं होता तो ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, यानी इतने बड़े साम्राज्य का संस्थापक अगर किसी को कहा जाए तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव एक चपरासी रहता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक चपरासी है, क्लर्क जिसको कहा जाता है। ये एक अधिकारी होता है, यानी एक क्लर्क के पद पे है, एक चपरासी। और एक कहता है वहाँ के लोगों से कि हमको मौका दो, और हमको अब एक बार मौका दो, और हम वहाँ का जो युद्ध होने वाला है, जो प्लासी का युद्ध होने वाला था, बोलता है कि हम ये दबाने में कामयाब हो जाएंगे और हमको मौका दिया जाए। और बहुत रिक्वेस्ट करता है अंग्रेजों से। अंग्रेजी सेना जो होती है इस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि एक चपरासी होता है, इस पर क्या विश्वास किया जाएगा। फिर इतना बड़ा एक चपरासी होते हुए इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करवाता है रॉबर्ट क्लाइव। और फिर यही रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड जाता है तो खुद चाकू मार के मर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है। खुद भी भ्रष्टाचार किया रहता है। जब यहाँ से जाता है तो इसका लगभग 40-50 जहाज़ जाता है सामान उतारने के लिए, सोना चांदी, इतना यहाँ से लूट के सामान लेके जाता है। फिर रॉबर्ट क्लाइव आता है और फिर 1757 के प्लासी का युद्ध होता है। युद्ध होता है 22 जून 1757 प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और सिराजुद्दौला मारा जाता है। सिराज मारे जाते हैं। कारण ये लड़ाई भी नहीं होता। जो इसके सेनापति होते हैं, सेनापति तक मिले होते हैं, माने गुट निरपेक्ष इसके घर में ही हुआ रहता है। और जो सेना बिना लड़े इसको कहते हैं इसका सेनापति कि आप घर चले जाइए और ये हम संभाल लेंगे। फिर जब ये घर जाते हैं तो फिर हवा उड़ा दिया जाता है कि सिराजुद्दौला मैदान छोड़ के भाग गया, जिसके कारण इसकी सेना कमज़ोर पड़ जाती है और ये हार जाता है। अंग्रेज़ों की यही नीति थी। अंग्रेज़ जब थे तो सबसे पहले किसी को बदनाम करते थे, साम्राज्य को बदनाम कर देते थे। जब बदनाम हो जाता था, जब इंसान बदनाम हो गया तो उसका इज्जत ख़त्म हो जाता था, जिसके कारण लोग वहाँ पे हस्तक्षेप करते थे और जीत जाते थे। सीधे सिराजुद्दौला को मार दिया गया। फिर वहाँ पे संधि की जाती है। फिर नया नवाब बनाया जाता है। मीर जाफ़र नया नवाब बनाया जाता है। फिर इसके बाद बक्सर की युद्ध होगी। अब फिर देखते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। फिर 1764 में बक्सर की युद्ध होगी और बक्सर के युद्ध में भी तिलगुट सेना हार जाएगी। बक्सर जिसका 1765 में संधि होगी, इलाहाबाद की संधि होगी, जिसमें बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की जाएगी। फिर बक्सर 1764 में युद्ध होता है। फिर इसमें इलाहाबाद का संधि होगा। इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की संधि होगा। फिर इसमें इलाहाबाद की संधि होगा। फिर इसमें द्वैत शासन बंगाल में स्थापित हो जाता है। बंगाल में द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासन, यानी कहा जाता है कि दीवानी मामला कोई और देखेगा, फौजदारी ये लोग देखेंगे। यानी लोग पैसा ये लोग लेंगे और जो फौजदारी मामला है वहाँ के लोग देखेंगे, क्षेत्रीय बारे में। यानी यहाँ पे तिलगुट सेना होती है। बक्सर के युद्ध में तिलगुट सेना होते हैं। मीर कासिम होते हैं और अवध के नवाब होते हैं। और मुग़ल साम्राज्य, जिसको शाह आलम जो वहाँ के होते हैं, जब मुग़ल सम्राट होते हैं
और ये तीनों लोग मिल के लड़ते हैं और फिर भी ये लोग हार जाते हैं। फिर इलाहाबाद की संधि होगी और फिर 1772 में वारेन हेस्टिंग आएंगे। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में। फिर यहाँ पे होगा रेगुलेट, इसके बाद ही आएगा रेगुलेटिंग एक्ट। कल हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में।